गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले बायोलॉजी क्लास में हम लोगों ने प्राणी संपोषण के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ा और उसका नामांकित चित्र भी बनाया। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों ने 5 चरणों का अध्ययन किया। तो उसके बाद हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स कुछ लिखने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा में 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत उपयोगी है। तो लिखते हैं, हेडिंग लिखो, महत्वपूर्ण बिंदुएं, जिसको कि हमेशा याद रखना है। सबसे शुरू में अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन तथा लाइपेज हार्मोनों का स्राव होता है। जो अग्नाशय है, जो कि अमाशय के ठीक नीचे रहता है, जैसा कि चित्र में देखोगे, अग्नाशय द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला ट्रिप्सिन तथा दूसरा है लाइपेज, याद रखना। अगला पॉइंट, जो ट्रिप्सिन जो हार्मोन है, यह प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। तो इसको भी हम लोग पॉइंट में लिखते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। अगला पॉइंट, शरीर में वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम कार्य करता है। अग्नाशय से जो 2 ये एंजाइम निकलते हैं, यहाँ पर हार्मोन नहीं होगा, यहाँ होगा एंजाइम। एंजाइम और हार्मोन क्या है हम बताएंगे बाद में। तो अग्नाशय से जो ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम जो निकलते हैं, उसमें से ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज एंजाइम जो है वह वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब हम एंजाइम के बारे में भी जान लेते हैं। हेडिंग लिखो, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? ठीक है, लिखो, जंतु शरीर में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ, चाहे ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ जो जैव उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं तथा
जो जैव उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों को उसकी आवश्यकता के अनुसार सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो एंजाइम का एक जैव रासायनिक पदार्थ जो जैव उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं, मतलब शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाएं, उनको यह उत्प्रेरक के जैसा प्रेरित करता है और उसको कार्य करने में सक्षम बनाता है। वही क्या है? एंजाइम। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं वह आमाशय में पहुंचने के बाद कहाँ प्रवेश करता है? छोटी आंत में, जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं। तो वह जो अम्लीय प्रकृति से हो जाता है आमाशय में, वह अगले पाचन क्रिया के लिए पहुंचता है कहाँ पर? क्षुद्रांत में पहुंचता है, जिसको छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, तो क्षुद्रांत में ही जितने भी सारे पोषक तत्व हैं उनकी पाचन क्रिया शुरू होती है। ठीक है, यानी जितने भी पोषक तत्व हैं बाकी बचे हुए सबका पाचन या अवशोषण किस में होता है? क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, तो लिखते हैं पाचित भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत की संरचना इस प्रकार होती है कि जब इसमें भोजन के कण प्रवेश करते हैं तो इसका कुल सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण अवशोषण का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। इसमें उपस्थित दीर्घ रोम भोजन के
अवशोषण के लिए बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। तो जो भी भोजन के कण क्षुद्रांत में पहुंचते हैं तो क्षुद्रांत की जो नलिकाएं होती हैं उसका सतही क्षेत्रफल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाने के कारण उसका अवशोषण का भी क्षेत्र बढ़ जाता है, क्योंकि जितना अधिक स्थान रहेगा उतना जल्दी से अवशोषण होगा। ठीक है, तो जब भोजन वहाँ पहुँचता है तो उसका कुल सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अवशोषण का भी क्षेत्र बढ़ जाता है। और अवशोषण करने के लिए दीर्घरोम क्या करता है, उसके लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है ताकि जितने भी पोषक तत्व हैं आसानी से अवशोषित हो जाए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि क्षुद्रांत में कौन से एंजाइम का स्राव होता है। तो लिखेंगे क्षुद्रांत की भित्तियों में उपस्थित आंत्र रस, क्षुद्रांत की भित्तियों में उपस्थित ग्रंथि लिखेंगे, ग्रंथियाँ क्या चीज़ का स्राव करती है, आंत्र रस। ठीक है, आंत्र रस का स्राव करते हैं, जिसमें पाए जाने वाले एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन हम लोग का शरीर में जो अवशोषित होता है उसको यह आंत्र रस क्या करता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्षुद्रांत की ग्रंथियों में कौन कौन से पोषक तत्वों का पाचन होता है। तो देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों पोषक तत्वों का पाचन कहाँ संपन्न होता है, तो क्षुद्रांत में। तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। क्षुद्रांत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन होता है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो ताकि इसको याद करने में सुविधा हो। ये और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है इसको याद कर लेना है कि कौन सा पोषक तत्व किस चीज़ में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन बदलता है अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में, और वसा बदलता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है।
तो ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है 2 नंबर का, तो इसको याद रखना है। अब क्षुद्रांत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन होता है। ठीक है। कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। शाकाहारी जीवों या इसको जंतुओं बोलो, शाकाहारी जंतुओं जैसे गाय हो गया, बकरी, हिरन, ठीक है, भेड़, बकरी, ये सब हो गया शाकाहारी। जितने भी जंतु हैं उनके क्षुद्रांत की लंबाई क्या होती है? लंबी होती है, यानी बड़ी होती है। शाकाहारी जीवों या जंतुओं के क्षुद्रांत की लंबाई मांसाहारी जीवों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। ठीक है। देखो, जैसे हम लोग तो सर्वाहारी में ही आते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, जी शाकाहारी जीवों जंतुओं जैसे कि जो घास खाते हैं, पुआल खाते हैं, उसके लिए बोला गया है शाकाहारी जीवों। ठीक है। उनका जो आहार नाल में जो क्षुद्रांत होता है, क्षुद्रांत की लंबाई अधिक होती है, जिसके कारण उनको वे सब आसानी से पाचित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इन जानवरों का अगर खाना अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग को आसानी से पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग के शरीर के अंदर जो क्षुद्रांत होती है उसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। अगर क्षुद्रांत की लंबाई हम लोग को जंतुओं की जैसा लंबी होती तो हम लोग कुछ भी खाते तो वो आसानी से क्या हो जाता? पाचित हो जाता। लेकिन लंबाई कम होने के कारण हम लोग घास, पुआल को पाचन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि जितना अधिक समय तक भोजन क्षुद्रांत में रहेगा उतना अच्छा से पाचन होगा। ठीक है। तो ये भी याद रखना कि शाकाहारी जीवों का क्षुद्रांत अधिक लंबा होता है और मांसाहारी जीवों का छोटा होता है। ठीक है। एंजाइम तो हम लोग पढ़ लिए। अब उसी से रिलेटेड एक है पाचक एंजाइम। तो जैसा नाम है पाचक एंजाइम, यानी ऐसा एंजाइम जो पाचन करने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? पाचक एंजाइम। लिखेंगे ऐसे एंजाइम जो जटिल अणुओं को छोटे तथा सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं, जिससे क्षुद्रांत की भित्तियों द्वारा अवशोषित करने में मदद मिलती है तथा
भोजन आसानी से पाचित हो जाते हैं उसे पाचक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो क्षुद्रांत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है दीर्घरोम। अभी हम लोग बोले थे कि दीर्घरोम क्या करता है, उसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है, और दीर्घरोम में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। तो अब हम लोग दीर्घरोम के बारे में जानेंगे। क्षुद्रांत में जितनी भी क्षुद्रांत की जो भी नलिकाएं हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दीर्घरोम। देखो, दीर्घरोम का जो संरचना होता है अंगुली के जैसा होता है, इस तरह का अंगुली के जैसा संरचना होता है। जैसे भी भोजन के कण यहाँ पर आते हैं तो ये क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तथा अवशोषण भी करते जाते हैं। इसका मुख्य दो काम है, भोजन के अणुओं को आगे की ओर बढ़ाना तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करना। ठीक है, तो दीर्घरोम इस तरह से ही बहुत सारा छोटा छोटा अंगुली के जैसा ऐसे संरचना बना हुआ रहता है, जो कि ऐसे होते रहता है। जब भोजन आता है तो क्या करता है, ये आगे बढ़ाते जाता है ताकि भोजन के कण आगे बढ़ते जाएं तथा उसका अवशोषण भी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लिखेंगे, क्षुद्रांत के आंतरिक भाग में अनेक अंगुली नुमा संरचनाएं पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत के आंतरिक भागों में हम क्या बोले कि जितने भी क्षुद्रांत का जहाँ तक है उसका क्षेत्र, जो भी क्षुद्रांत की लंबाई है उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे अंगुली के जैसा संरचना पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं। ठीक है, तो दीर्घरोम तुम लोग के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दीर्घरोम क्या है, इसके क्या कार्य हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लिए हैं, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, इसको याद करना है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है दीर्घरोम के कार्य। दीर्घरोम तो जान गए, उसका कार्य भी हम उसमें बता दिए। ये भोजन को क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाने में मदद करते हैं तथा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। देखते हैं, दीर्घरोम के कार्य। नंबर 1, पहले लिखेंगे दीर्घरोम भोजन के पाचन के लिए अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है,
ये तो हम लोग उदाहरण में पढ़े थे कि ये क्या करता है, भोजन आसानी से पचे इसके लिए उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, यह भोजन के कणों को निरंतर आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। तीसरा, थर्ड, इसका कार्य क्या है, इसमें बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं पाए जाते हैं जो पाचित भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ठीक है। तो दीर्घरोम में बहुत सारे छोटे छोटे रुधिर वाहिकाएं यानी नलियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, पाचित भोजन में जो भी पोषक तत्व रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है यानी अवशोषित करता है और उसको रक्त में मिला देता है ताकि सभी कोशिकाओं को यह पोषक तत्व मिल जाए। ठीक है। तो दीर्घरोम का ये मुख्य 3 कार्य है। ये दोनों दीर्घरोम और दीर्घरोम के कार्य अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को ड्रॉप करते हैं और आगे जो भी चीज़ हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।